दुनिया के सबसे डरावने राज किसी सुनसान जंगल या भूतिया हवेली में नहीं छुपे होते, बल्कि सबसे खौफनाक सच्चाइयाँ वहाँ छिपी होती हैं जहाँ हम सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। 1900s के शुरुआती दौर के अमेरिका में कनेटिकट स्टेट का एक बहुत ही शांत, खूबसूरत और छोटा सा टाउन हुआ करता था विंडसर। यहाँ की सड़कें साफ थी, लोग संडे को चर्च जाते थे और पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। इसी टाउन के प्रोस्पेक्ट स्ट्रीट पर एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा रेड ब्रिक हाउस था, जिसके बाहर एक बोर्ड लगा था, आर्चर होम फॉर द एल्डरली एंड इन्फर्म, बुजुर्गों और बीमारों के लिए आर्चर का आश्रम। इस आश्रम को चलाने वाली औरत को पूरा शहर बहुत इज्जत और प्यार से देखता था और लोग उसे सिस्टर एमी कह के बुलाते थे। एमी आर्चर गिलिगन एक बेहद शांत, धर्म कर्म मानने वाली और प्यारी बातें करने वाली एक औरत थी। जब अमीर परिवारों के पास अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल करने का वक्त नहीं होता था, तो वो उन्हें सिस्टर एमी के आश्रम में छोड़ जाते थे। एमी उनसे वादा करती थी कि उनके आखिरी दिन आराम, सेवा और भगवान की प्रार्थना में गुजरेंगे। लेकिन उन परिवारों को और उस पूरे विंडसर टाउन को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि सिस्टर एमी के उस आश्रम के बंद दरवाजों के पीछे सेवा नहीं, बल्कि मौत का एक सिलसिला चल रहा है। वो घर एक आश्रम नहीं, बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा मर्डर फैक्ट्री बन चुका था। लोग वहाँ आते तो जिंदा थे, पर बाहर सिर्फ उनकी लाशें निकलती थी, और इन मौतों के पीछे का जहर सिस्टर एमी की उस मीठी मुस्कान में छुपा हुआ था। आइए हिस्ट्री के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसी औरत के दिमाग को समझते हैं जिसने दवा की जगह जहर बांटा। एमी ई डुगन का जन्म 31 अक्टूबर 1873 को कनेटिकट के मिल्टन टाउन में हुआ था। वो 10 भाई बहनों में 8वें नंबर पर थी और बचपन से ही बहुत स्मार्ट और एम्बिशियस थी। उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई के बाद 1897 में जेम्स आर्चर नाम के एक आदमी से शादी कर ली और दोनों की एक बेटी भी हुई, जिसका नाम मैरी रखा गया। साल 1901 में एमी और जेम्स को एक एल्डरली विडोअर जॉन सेमर की देखभाल करने के लिए रखा गया। जब 1904 में सेमर की मौत हुई तो उसके वारिसों ने उस घर को एक बोर्डिंग हाउस में बदल दिया, जहां एमी और जेम्स रेंट पे करके बुजुर्गों की देखभाल का काम करने लगे। यही वो वक्त था जब एमी को समझ आ गया कि एल्डरली केयर एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि बुजुर्गों के पास अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स होती है और उनके रिलेटिव्स उन्हें वहां रखकर भूल जाना चाहते हैं। – 1907 में एमी और जेम्स विंडसर टाउन शिफ्ट हो गए और अपनी सारी सेविंग्स लगाकर उन्होंने प्रोस्पेक्ट स्ट्रीट पर एक बड़ा घर खरीदा, जिसे आर्चर होम के नाम से जाना गया। शुरुआती सालों में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। एमी को लोग सिस्टर इसलिए कहते थे क्योंकि उसका पहनावा और उसका नेचर किसी नन जैसा लगता था और वो हमेशा साफ सुथरे ड्रेसेस पहनती थी, धर्म कर्म की बातें करती थी। उसके क्लाइंट्स उसके आश्रम में आने के लिए बड़ी रकम एडवांस में देते थे। कुछ क्लाइंट्स तो लाइफ केयर प्लान लेते थे, जिसका मतलब था कि एक बार एक बड़ी रकम दे दो और जब तक जिंदा रहोगे सिस्टर एमी आपकी देखभाल करेगी। ये रकम करीबन $1000 की होती थी, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था, लेकिन सिस्टर एमी के दिमाग में एक बहुत ही डार्क कैलकुलेशन चल रहा था। अगर कोई क्लाइंट
$1000 देकर 10 साल जिंदा रहता है तो एमी को नुकसान होता, लेकिन अगर वो क्लाइंट पैसे देने के कुछ महीनों बाद ही मर जाता तो पूरा प्रॉफिट एमी की जेब में चला जाता। अजीब बात ये थी कि आर्चर होम में आने वाले ज्यादातर बुजुर्ग जो आते वक्त बिल्कुल हेल्दी होते थे अचानक से बीमार पड़ने लगते थे और उनकी मौत होने लगती थी। फिर भी किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि बुजुर्गों की मौत को सोसाइटी बहुत इजीली नेचुरल कॉजेस मान लेती है। मौत का खेल शुरू हो चुका था, लेकिन एमी का दिमाग सिर्फ क्लाइंट्स तक सीमित नहीं था और उसका लालच अब उसके अपने परिवार तक पहुंचने वाला था। 1910 आते आते आर्चर होम का खर्चा बहुत बढ़ गया था और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एमी को और पैसे चाहिए थे। अचानक उसके पति जेम्स आर्चर की तबीयत बिगड़ने लगी। जेम्स जो एक हट्टा कट्टा और हेल्दी इंसान था, उसे अचानक पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसे उल्टियां आने लगी और उसका पूरा शरीर दर्द से ऐंठने लगा। कुछ ही दिनों के अंदर जेम्स आर्चर की मौत हो गई। लोकल डॉक्टर्स ने डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण किडनी की एक बीमारी ब्राइट डिजीज लिख दिया। उस वक्त मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी और ऑटोप्सीज सिर्फ तब होती थी जब कोई ऑब्वियस मर्डर दिखे, इसलिए किसी ने एमी पर शक नहीं किया। एक रोते हुए दुख में डूबी हुई विधवा को देखकर पूरे टाउन ने उसके साथ सिंपैथी दिखाई। लेकिन इस मौत के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल राज छुपा था। जेम्स की मौत से ठीक कुछ हफ्ते पहले एमी ने अपने पति के नाम पर एक बहुत बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। जैसे ही जेम्स की मौत हुई, इंश्योरेंस कंपनी ने एमी को एक भारी रकम पे की, जिससे उसने अपने आर्चर होम के बिजनेस को बचा लिया और उस बोर्डिंग लॉज में नए रूम्स ऐड करवा दिए। जेम्स आर्चर की मौत सच में एक नेचुरल किडनी फेलियर थी या फिर उसकी मौत के पीछे वही दवाइयाँ थी जो सिस्टर एमी अपने हाथों से बनाकर उसे पिलाती थी? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में बहुत भयंकर तरीके से मिलने वाला था। जेम्स की मौत के बाद सिस्टर एमी ने अपने आश्रम को अकेले चलाना शुरू किया, जिससे उसकी रेप्यूटेशन और भी बढ़ गई। लोग कहते थे कि एक बेचारी विधवा अकेली औरत होकर भी इतना पुण्य का काम कर रही है। लेकिन 1913 में एमी की लाइफ में माइकल डब्ल्यू गिलिगन नाम का एक नया आदमी आया। माइकल एक अमीर विधुर था जिसके 4 बड़े बेटे थे। उसे एमी बहुत पसंद आई और वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता था। दोनों ने शादी कर ली और एमी ई डुगन अब ऑफिशियली एमी आर्चर गिलिगन बन गई। माइकल गिलिगन शादी के वक्त बिल्कुल फिट और हेल्दी थे, लेकिन शादी के सिर्फ 3 महीने बाद 28 फरवरी 1914 को वो अचानक भयंकर रूप से बीमार पड़ गए। उसके सिम्टम्स ठीक वैसे ही थे जैसे जेम्स आर्चर के थे। पेट में दर्द, लगातार उल्टियां और नर्वस सिस्टम का फेल होना। कुछ ही घंटों के अंदर माइकल गिलिगन की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस बार डॉक्टर्स ने डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण अक्यूट बिलियस अटैक लिखा। दुनिया के सामने एमी एक बार फिर से विधवा हो गई थी, पर इस मौत ने उसे हमेशा के लिए फाइनेंशियली सिक्योर कर दिया। मौत से कुछ दिन पहले ही माइकल गिलिगन ने एक वसीयत बनाई थी, जिसमें उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, सारा पैसा और एस्टेट अपनी नई पत्नी एमी के नाम कर दिया था और अपने सगे बेटों को एक फूटी कौड़ी नहीं दी थी। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने साबित किया कि वो वसीयत जाली थी और उसकी हैंडराइटिंग एग्जैक्टली एमी आर्चर गिलिगन की हैंडराइटिंग से मैच करती थी। लेकिन 1914 में ये सच्चाई सामने नहीं आई और एमी आराम से मौत के इस खेल को जीत चुकी थी, क्योंकि उसके पास अब पावर थी, पैसा था और एक सोसाइटी थी जो उस पर अंधा भरोसा करती थी। पतियों की मौत तो सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट थी।
एमी का असली बिजनेस मॉडल तो आर्चर होम के अंदर चल रहा था। 1907 से 1916 के बीच इस नर्सिंग होम में मौत का एक अजीब सा पैटर्न बन गया था। रिकॉर्ड्स चेक करने पर बाद में पता चला कि पहले 3 सालों में यानी कि 1907 टू 1910 में यहाँ सिर्फ 12 मौतें हुई थी, लेकिन 1911 से 1916 के बीच यहाँ अचानक से 48 रेजिडेंट्स की मौत हो गई। बुजुर्ग लोग यहाँ आते थे और एमी उनसे उनकी बची कुची लाइफ सेविंग्स लेती थी या उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती थी कि उनके मरने के बाद उनकी बची हुई प्रॉपर्टी एमी को मिल जाएगी। जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन होते थे, कुछ हफ्तों या महीनों बाद वो रेसिडेंट अचानक पेट दर्द और उल्टियों से मर जाता था। एमी उन्हें एक स्पेशल सूप या चाय पिलाती थी और इन लिक्विड्स के अंदर वो बहुत सफाई से जहर मिला देती थी। एमी कोई ऑर्डिनरी कातिल नहीं थी। उसने ऐसी चीज को चुना जो उस दौर में आसानी से मिल जाती थी और जिसके सिम्टम्स नेचुरल बीमारियों से बहुत मिलते जुलते थे। उसका फेवरेट वेपन आर्सेनिक और स्ट्रिक्नीन था। अर्ली 20th सेंचुरी में आर्सेनिक और स्ट्रिक्नीन को चूहों और कीड़ों को मारने के लिए आमतौर पर यूज किया जाता था और केमिस्ट इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचा करते थे। एमी विंडसर टाउन के अलग अलग ड्रग स्टोर पर जाती थी और भारी मात्रा में आर्सेनिक खरीदती थी। जब दुकानदार पूछते थे कि इतना जहर किस लिए चाहिए, तो वो उन्हें मीठी मुस्कान के साथ बताती थी कि आश्रम में चूहों ने बहुत आतंक मचा रखा है और उन्हें मारने के लिए उसे जहर चाहिए। एमी इतनी शातिर थी कि बाद में उसने डायरेक्ट जहर खरीदना भी बंद कर दिया था। वो अपने आश्रम के डॉक्टर्स या अपने ही बीमार रेसिडेंट से प्रिस्क्रिप्शन साइन करवा लेती थी और उन्हें ही केमिस्ट के पास जहर लाने भेजती थी ताकि रिकॉर्ड्स में उसकी बजाय किसी और का नाम हो। एक के बाद एक लोग मर रहे थे और कॉफिन्स आश्रम के पीछे के रास्ते से निकाले जाते थे, लेकिन शहर वालों को सिर्फ यही लगता था कि बुजुर्गों का वक्त आ गया था। पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है और एमी के केस में ये घड़ा तब भरा जब उसने फ्रैंकलिन आर एंड्रयूज को अपना शिकार बनाया। फ्रैंकलिन आर एंड्रयूज एक बहुत ही हट्टा कट्टा, हेल्दी और एक्टिव इंसान था और वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। वो आर्चर होम में रह रहा था और अपने दिन वहाँ गार्डनिंग और लकड़ी का काम करके गुजारता था। 29 मई 1914 की सुबह फ्रैंकलिन आश्रम के आंगन में बिल्कुल ठीक ठाक घास काट रहा था, लेकिन दोपहर तक उसे अचानक पेट में भयंकर दर्द शुरू हुआ। उसकी हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि शाम होते होते उसकी लाश बिस्तर पर पड़ी थी, जिसका ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ गैस्ट्रिक अल्सर बताया गया। फ्रैंकलिन की फैमिली इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर पाई। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था नेली पियर्स और उसे आखिरी वक्त में अपने भाई की मौत बहुत अजीब लगी। जब नेली अपने भाई का सामान इकट्ठा करने आर्चर होम आई तो उसने फ्रैंकलिन के लेटर्स और डायरी मिली, जिनमें एक बहुत ही सस्पिशियस पैटर्न था। फ्रैंकलिन ने लिखा था कि सिस्टर एमी बार बार उसे एडवांस में $500 या $1000 मांग रही है और डायरी की एंट्रीज दिखाती हैं कि जब भी फ्रैंकलिन ने एमी को पैसे दिए थे, उसके ठीक अगले दिन उसे बीमारी जैसा महसूस हुआ था। इस आखिरी बार भी मौत से ठीक पहले उसने एक बड़ा अमाउंट एमी को दिया था। नेली पियर्स ने सारे डॉट्स कनेक्ट किए और उसे समझ आ गया कि एमी सिर्फ देखभाल नहीं कर रही बल्कि मौत बांट रही है। नेली तुरंत विंडसर के लोकल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास गई और उसने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन उस वक्त के मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और पुलिस सिस्टम ने एक पवित्र औरत पर शक करने से इनकार कर दिया और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने नेली की बातों को एक बहन का सदमा कहकर डिसमिस कर दिया। लेकिन नेली हार मानने वालों में से नहीं थी। अगर सिस्टम ने सुनने से इनकार कर दिया था तो उसने प्रेस का सहारा लिया। नेली सीधे कनेटिकट के सबसे बड़े न्यूज़पेपर द हार्टफोर्ड कोरांट के दफ्तर पहुंची, जहां उसकी मुलाकात इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से हुई।
उन रिपोर्टर्स ने जब आश्रम के डेथ रिकॉर्ड्स निकाले तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि 10 सालों में 60 मौतें किसी छोटे से नर्सिंग होम के लिए स्टेटिस्टिकली इम्पॉसिबल थी। 9 मई 1916 को द हार्टफोर्ड कोरांट ने अपने फ्रंट पेज हेडलाइन छापी, जिसको पढ़कर पूरा कनेटिकट हिल गया। हेडलाइन में साफ लिखा था कि पुलिस का मानना है कि बुजुर्गों का आश्रम एक मौत का कारखाना है। अखबार ने डिटेल में बताया कि कैसे हेल्दी लोग आश्रम में जाते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में रहस्यमयी तरीके से मर जाते हैं। इस आर्टिकल ने पब्लिक में ऐसी आग लगाई कि पुलिस और सरकार को मजबूरन इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ी। मीडिया के प्रेशर में आकर पुलिस ने केस को फॉरेंसिकली इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और अब वक्त था उन मौतों को वेरीफाई करने का जो सालों पहले हो चुकी थी। कानून ने ऑर्डर दिया कि आर्चर होम के जिन क्लाइंट्स की अचानक मौत हुई है उनकी कब्रें दोबारा खोदी जाएं। जब पिछले कुछ सालों में दफन किए गए फ्रैंकलिन आर एंड्रयूज, माइकल गिलिगन और 3 और बोर्डर्स की लाशों को कब्र से बाहर निकाला गया तो माहौल में खौफ फैल गया। इन 5 लाशों के टिश्यू सैंपल्स और ऑर्गन्स को फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट के पास भेजा गया। 1916 में फोरेंसिक साइंस एडवांस हो रही थी और जहर पकड़ने के नए टेस्ट जैसे मार्श टेस्ट डेवलप हो चुके थे। जब लैब रिपोर्ट्स आई तो सिस्टर एमी के सारे झूठ बेनकाब हो गए, क्योंकि 5 लाशों में आर्सेनिक और स्ट्रिक्नीन की जानलेवा मात्रा थी। फ्रैंकलिन एंड्रयूज, जिसके बारे में गैस्ट्रिक अल्सर का दावा किया गया था, उसके पेट में इतना आर्सेनिक था जो एक हाथी को भी मारने के लिए काफी होता, और दूसरे पति माइकल गिलिगन के ऑर्गन्स भी जहर से भरे हुए थे। इसी दौरान पुलिस ने लोकल केमिस्ट से इंक्वायरी की, जहां के दुकानदारों ने रिकॉर्ड्स दिखाए जिसमें एमी ने भारी मात्रा में आर्सेनिक खरीदा था। जब एमी के पास पुलिस पहुंची तो उसने वही पुराना बहाना दोहराया कि उसने तो चूहों को मारने के लिए जहर खरीदा था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने ध्यान दिया कि आश्रम में चूहों का कोई इशू ही नहीं है। इसी दौरान पुलिस ने लोकल केमिस्ट से इंक्वायरी की, जहां के दुकानदारों ने रिकॉर्ड्स दिखाया जिसमें एमी ने भारी मात्रा में आर्सेनिक खरीदा था। जब एमी के पास पुलिस पहुंची तो उसने वही पुराना बहाना दोहराया कि उसने तो चूहों को मारने के लिए जहर खरीदा था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने ध्यान दिया कि आश्रम में चूहों का कोई इशू ही नहीं था और जिस मात्रा में जहर खरीदा गया था उससे पूरे शहर के चूहे मारे जा सकते थे। फोरेंसिक्स मोटिव और सर्कमस्टांसेस ने क्लियर कर दिया कि सिस्टर एमी असल में एक सीरियल किलर थी। एमी आर्चर गिलिगन को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और उसका मुखौटा आखिरकार खुल गया था। नाइनटीन 1917 में एमी आर्चर गिलिगन पर मर्डर का मुकदमा शुरू हुआ और कोर्ट रूम पब्लिक और मीडिया से खचाखच भरा हुआ था। ट्रायल के दौरान एमी बिल्कुल चुप रही और उसकी आंखों में न पछतावा था न ही कोई इमोशन। जूरी को सबूतों पर विश्वास करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और 18 जून 1970 को जूरी ने उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर का गिल्टी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। लेकिन एमी के पास अभी भी एक आखिरी कार्ड बचा था, इंसैनिटी प्ली, यानी पागलपन का बहाना। उसके लॉयर्स ने अपील की और 1918 में कनेटिकट सुप्रीम कोर्ट ने नए ट्रायल का आदेश दिया। इस दूसरे ट्रायल में एमी की खुद की बेटी मैरी आर्चर ने विटनेस स्टैंड पर आकर बताया कि उसकी मां सालों से मॉर्फिन की एडिक्ट है और लगातार ड्रग्स के असर ने उसका दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया था। इस बार जूरी ने सजा को डेथ पेनल्टी से कम करके आजीवन कारावास कर दिया, जिससे एमी मौत के फंदे से बच निकली। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, जेल के अंदर एमी का बिहेवियर सच में बहुत अजीब और खौफनाक होने लगा। वो अकेले में बड़बड़ाती, इमेजिनरी लोगों से बातें करती और गुस्से में चीजें तोड़ती फोड़ती।
डॉक्टर्स ने आखिरकार 1924 में उसे परमानेंटली इंसेन डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद उसे कनेटिकट हॉस्पिटल फॉर द इंसेन मिडिल टाउन में शिफ्ट कर दिया गया। उसकी पूरी जिंदगी उन्हीं ठंडी, अंधेरी और पैडेड सेल्स के बीच गुजरी। 23 अप्रैल 1962 को 88 साल की उम्र में एमी आर्चर गिलिगन ने उस पागल खाने में अपनी आखिरी सांस ली। इसी के साथ आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ।